हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैक टैग। हमने अपनी लास्ट वीडियो में यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस यूनिट में बच गए हैं उन सबको देखेंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, है ना। तो आज की वीडियो में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स आर, कि भाई कौन कौन से टाइप के फंड्स होते हैं उनके बारे में हमको बताइए। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंड है वो है गवर्नमेंटल ग्रांट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड प्रोवाइड किया जाता है ना, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए फंड प्रोवाइड किया जाता है, वो ये गवर्नमेंटल ग्रांट के अंदर आता है। नेक्स्ट है फंड बाय पार्टनर्स, यानी कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर पार्टनर्स हैं, और भी पार्टनर्स हैं जो जिन्होंने आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है, उनके द्वारा फंड प्रोवाइड किया जाना। जैसे जैसे कोई बिल्डिंग प्रोवाइड कर दी या फिर इक्विपमेंट कोई प्रोवाइड कर दिया, है ना। जैसे पार्टनरशिप कैन हेल्प मैनेज कॉस्ट बाय शेयरिंग बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, एक्सपर्टाइज एंड वर्कलोड्स, है ना। इन सब शेयर करते हैं ना पार्टनर्स, तो ये सब चीज़ आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। बेसिकली पार्टनर्स के द्वारा कोई फंड प्रोवाइड किया जाना या फिर आपके काम में मदद करना, है ना, वो सब चीज़ यहाँ इसके अंदर आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास बोरोड मनी, है ना। बोरोड मनी में क्या होता है, यानी कि बोरो मतलब उधार कर लेना। तो किसी से आपने उधार ले रखा है अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा, तो वो बोरोड मनी में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, और ऐसी बात है जब आप पैसे ले रहे हो तो उनको टाइम पर आपको पेमेंट करना भी होता है वापस, या फिर आप लोन ले सकते हो। ये सब बोरोड मनी में हो जाता है। आपने कोई प्रोजेक्ट है, आपने स्टार्ट किया, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपने लोन वगैरह ले लिया, ठीक है, तो वो होती है बोरोड मनी। फिर है इन्वेस्टर्स फंड। अब इन्वेस्टर्स फंड का मतलब क्या है, कि मान लो आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई कि आपने अपना प्रोजेक्ट किसी बड़े इन्वेस्टर या बड़े बिजनेसमैन को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उनको आपका प्रोजेक्ट में पोटेंशियल नज़र आया कि हाँ, इसका जो प्रोजेक्ट है ये आगे चल के बहुत अच्छा काम करेगा और बहुत अच्छा रिटर्न भी देगा, तो उन्होंने आपको क्या दिया, फंड प्रोवाइड कर दिया। तो बेसिकली आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, तो वहाँ से जो पैसा है उसको हम लोग इन्वेस्टर फंड बोलते हैं। फिर आता है डोनेशन। डोनेशन मतलब आपने कोई अपना अपील वगैरह कर रखा है ना, कम्युनिटी पीपल्स, मतलब एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि आपने कोई संस्था वगैरह अपना अपना प्रमोशन किया, है ना, और आपने लोगों से सपोर्ट मांगी कि भाई हमारे प्रोजेक्ट में आप डोनेशन दे सकते हो, अगर आपको पसंद आता है, हमारा काम पसंद आता है, तो आप हमें डोनेशन दे सकते हो। तो ये डोनेशन का काम हो जाता है। आप किसी से पैसे मांग रहे हो, वो आपको डोनेट कर रहे हैं अपनी खुद की इच्छा से। क्राउड फंडिंग भी देखो ऐसे ही होता है। क्राउड फंडिंग में क्या होता है, इंटरनेट टू कनेक्ट विद पोटेंशियल फाउंडर्स, यानी कि जो जिनके अंदर हम लोग क्राउड फंडिंग में क्या करते हैं दोस्तों, क्राउड फंडिंग यूजर द इंटरनेट टू कनेक्ट, द इंटरनेट के थ्रू हम लोग यूजर जितने भी होते हैं उनसे थोड़े बहुत पैसे ले लेते हैं, वो आपको आपको पैसे प्रोवाइड कर देते हैं, पोटेंशियल फंडर्स वाले। ठीक है। तो सिंपल से क्राउड फंडिंग में भी यही है, बेसिकली हम लोग पैसा ले रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास रिवेन्यू फंड। रिवेन्यू फंड में क्या होता है दोस्तों, ग्रोइंग रिवेन्यू एंड कंजर्विंग कैश आर इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव बैंक बैलेंस दैट सपोर्ट द प्रोजेक्ट फाइनेंशियली, है ना। अपना बेसिकली अपने रिवेन्यू को बढ़ाना, जो आपके पास पैसा है कहीं भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है ना, अपने कैश को बचाना और अपने रिवेन्यू को बढ़ाना, तो आगे चल के आपके प्रोजेक्ट में ही वो मदद करते हैं, तो वो रिवेन्यू फंड होता है आपका। फिर सेलिंग अप, मान लो आपके पास आपकी प्रोजेक्ट है, आप वर्क नहीं कर पा रहे हो, आप स्टेबल नहीं ला पा रहे हो अपने प्रोजेक्ट को, है ना, आपका मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है, आप देख पा रहे हो कि आगे चल के मेरे से ये मैनेज नहीं होगा और मेरी जो प्रोजेक्ट है वो लॉस में जाएगा, बहुत से लोगों को नुकसान होगा, तो आप लोग उसको क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो ये आता है सेलिंग अप में। ठीक है। तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सोर्स ऑफ फंड क्लासिफिकेशन। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। पीरियड के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले है लॉन्ग टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, यानी कि हम लोग पीरियड के बेस पे 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे और शॉर्ट टर्म के बेसिस पे और मीडियम टर्म के बेसिस पे। ठीक है। यानी कि आपको समझ आ गया कि फंड को हम लोग 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास
ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। ओनर्स का फंड हो सकता है या फिर बोरोड फंड हो सकता है, यानी किसी से आपने उधार ले रखा है, लोन वगैरह ले रखी है, वो बोरोड फंड में आ गया। और ओनर्स फंड हो सकता है जिसने, जो ओनर है प्रोजेक्ट का, उसी ने खुद को फंड दे रखा है ना, वो उसका ही खुद का पैसा अपने प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पे भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स, दोनों ही सोर्सेज से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए सोर्स ऑफ फंड क्लासिफिकेशन, तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले पीरियड के बेसिस पे लिखना, 3 टाइप के होते हैं। ओनरशिप के बेसिस पे लिखना, 2 टाइप के होते हैं। फिर सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पे लिखना, 2 टाइप के फंड्स होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फेजेस ऑफ कैपिटल बजटिंग, यानी कि कैपिटल बजट की फेजेस कौन कौन से होते हैं। कैपिटल बजट के अंदर क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से हम लोग करते हैं सारा काम, उसके फेजेस के बारे में हमको बताना है। तो कैपिटल बजट में सबसे पहले हम लोग करते हैं प्लानिंग के बाद हम लोग करते हैं एनालिसिस, कि हमने पहले प्लानिंग कर ली एक प्रोजेक्ट के ऊपर, ऐसे ऐसे काम करेंगे, इतना इतना फंड हो जाएगा, एक एस्टिमेट वगैरह लगा लिया। फिर उसको एनालाइज करेंगे कि मान लो आपने 2 प्रोजेक्ट हैं, उसकी प्लानिंग की थी, अब उनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, एनालाइज करेंगे कि जो बातें हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे सिलेक्शन, कि दोनों में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस पे हमें काम करना है, जिसमें हमें दिख रहा है कि भाई इसमें ग्रोथ अच्छी है और हमारा पैसा डूबेगा भी नहीं और हमको फ़ायदा ही होगा, है ना। और हम अपने जो टाइमलाइन हमको दे रखी है, टाइम से हम लोग इसको सही भी कर पाएंगे, मतलब यानी कि इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। और हमारे पास जितनी फंडिंग हमारे पास आई हुई है, जितना पैसा है, उसी पैसे के अंदर हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, और हम प्रॉफिट भी कमा लेंगे। तो वो होगा सिलेक्शन में। फिर करेंगे हम फाइनेंसिंग, यानी कॉस्ट एस्टिमेशन करेंगे उसमें। फिर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद हम लोग सब कुछ एनालाइज करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद रिव्यू करेंगे जो हमने काम किया वो अच्छा है भी या नहीं अच्छा है। तो ये सारी प्रोसेस थी, जो फेजेस थे दोस्तों कैपिटल बजटिंग में आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टिनिटी। ठीक है, अनसर्टिनिटी और रिस्क की डिफरेंस के बारे में हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रिस्क के बारे में, कि रिस्क क्या होता है, और फिर हम डिस्कस करेंगे अनसर्टिनिटी क्या होती है। देखिए, अगर मैं रिस्क में आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इन रिस्क यू कैन प्रिडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर आउटकम्स। यानी कि दोस्तों, रिस्क में हम लोग क्या करते हैं, पहले से पॉसिबिलिटीज़ को देख लेते हैं कि भाई इसमें आउटकम है या नहीं, है ना, फ्यूचर में आउटकम हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे आप ऐसे इसको इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि मान लो आप लोग कोई कंपनी स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको पहले से पता होगा कि आगे चल के इसमें ये नुकसान हो सकता है, क्या मैं इस रिस्क ले सकता हूँ, है ना। अगर आप रिस्क ले सकते हो, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, तो आप कंपनी स्टार्ट करना चाहोगे। लेकिन अनसर्टिनिटी में ऐसा नहीं होता है, वो तो अनवांटेड अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, है ना, बिना बताए मुसीबत हमारे गले आके लग जाती है, वो सारी चीज़ें होती हैं अनसर्टिनिटी में। वहाँ पर हम लोग कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें नहीं पता भाई फ्यूचर में आउटकम्स क्या होगा, है ना, बीच में कुछ भी हो सकता है, तो वो अनसर्टिनिटी में आती है। तो ये मेजर डिफरेंस है। जैसे इन अनसर्टिनिटी यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, अनसर्टिनिटी में आप लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो द पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर आउटकम, के फ्यूचर में आपको कितना आउटकम मिलेगा इस प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क कैन बी मैनेज्ड बाय सेवरल टूल एंड टेक्निक्स। रिस्क को हम लोग मैनेज भी कर सकते हैं, अलग अलग की टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई थी, है ना, और बहुत सारे टूल्स वगैरह हैं, उससे हम लोग रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बिना बताए मुसीबत आएगी, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, ना ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, अनसर्टिनिटी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय मीन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क के अंदर, रिस्क कैन बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड। रिस्क को हम लोग मेजर्ड भी कर सकते हैं और क्वांटिफाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अनसर्टिनिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बाय क्वांटिफाइड। ठीक है, क्वांटिफाइड से हम लोग अनसर्टिनिटी को ना ही मेजर्ड कर सकते हैं ना ही कुछ। एक और डिफरेंस है, वो है प्रोबेबिलिटी कैन बी असाइन टू रिस्क इवेंट।
जबकि यहाँ पर क्या है, देखो रिस्क में जो प्रोबेबिलिटी है हम पहले से कर सकते हैं कि भाई ऐसे होने की संभावना है, ये जो हम काम करने वाले हैं इसमें रिस्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चांसेस हैं दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए या चांसेस है हमारा प्रोजेक्ट फेल भी हो जाए, है ना। तो एक प्रोबेबिलिटी बनी रहती है, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनसर्टिनिटी में तो वो तो बिना बताए मुसीबत आनी ही आती है, तो वहाँ कोई प्रोबेबिलिटी का चांस नहीं होता है। तो ये छोटा मोटा डिफरेंस था रिस्क और अनसर्टिनिटी के ऊपर, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो दोस्तों है वो है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है और इसके डायग्राम को हमको बता के दिखाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ये इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। सर्किल में आपको लिखना है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। उसके बाद आपको सबसे पहले लिखना है आइडेंटिफाई द रिस्क। हम लोग सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, भाई किस प्रकार का रिस्क है, इससे ज़्यादा रिस्क तो नहीं है, कैलकुलेटेड रिस्क है तो ठीक है ना। आइडेंटिफाई द रिस्क सबसे पहली चीज़ यही होती है। उसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे कि भाई ये रिस्क है भी या नहीं है ना। उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे, उसके बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो पाएंगी वो हम लोग करेंगे। फिर करेंगे एवेल्यूएट और रैंक द रिस्क। रैंक करेंगे रिस्क को और इवेल्युएट करेंगे हम लोग कि भाई कौन सा रिस्क नंबर 1 पे रखना है ना, कौन सी बातें हैं आपको नंबर 2 पे रखनी है। इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग रैंक करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीट द रिस्क, यानी कि हम लोग रिस्क को ट्रीट करेंगे पहले, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटर एंड रिव्यू द रिस्क। मॉनिटर करेंगे रिस्क को, उसके बाद उसको रिव्यू भी करेंगे, ठीक है। तो ये तो कुछ प्रोसेस थी जो मैंने आपको बताए रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये प्रोसेस होती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, इस यूनिट का, वो है डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिस ऑफ एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। फंड फ्लो जो स्टेटमेंट होती हैं वो बेस्ड होती हैं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट यानी कि वर्किंग कैपिटल के ऊपर, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन नैरो कॉन्सेप्ट। ये नैरो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्या होती हैं, बेस्ड होती है, और जबकि फंड फ्लो किस में होती हैं, बेस्ड ऑन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे वर्किंग कैपिटल हो गया, यहाँ पर कैश विच इज ओनली वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट हम सोर्स के बेसिस पे अगर बात करें तो फंड फ्लो स्टेटमेंट टेल्स अबाउट द वेरियस सोर्सेज फ्रॉम वेयर द फंड जनरेटेड विद वेरियस यूज टू विच दे पुट। तो यानी कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है ये हमको बताती हैं जो वेरियस सोर्सेज कहाँ से फंड आ रहा है और कितना जनरेट हो रहा है ना, और किस लिए हम लोग फंड को कलेक्ट कर रहे हैं। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस, ये किससे स्टार्ट होती है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, एंड रीचेस टू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बाय प्रोसीडिंग थ्रू सोर्स एंड यूजेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूजेस के बेसिस पे तो दोस्तों फंड फ्लो स्टेटमेंट इज मोर यूजफुल इन असाइनिंग द लॉन्ग रेंज फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। यहाँ पर दोस्तों फंड फ्लो जो स्टेटमेंट होती है लॉन्ग रेंज फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के लिए ज़्यादा यूजफुल रहती हैं, जबकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये यूजफुल रहती हैं अंडरस्टैंडिंग द शॉर्ट टर्म फिनोमेना अफेक्टिंग द लिक्विडिफाइड ऑफ द बिजनेस। यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों हमारा कैश फ्लो सही रहता है और यूजफुल रहता है, जबकि फंड फ्लो के लिए यूजफुल रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मैं शेड्यूल की बात करूं, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, तो इन फंड फ्लो स्टेटमेंट चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आर शोन थ्रू द शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जबकि अगर हम यहाँ बात करें तो इन कैश फ्लो स्टेटमेंट चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आर शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इटसेल्फ। यानी कि दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो मैंने दो चेंजेस आपको बताए थे, एक हमारे करंट
एसेट्स यानी कि वही लेबर खर्चा वगैरह जो होता है, लेबर का खर्चा हो गया है ना, मैनेजमेंट का खर्चा वगैरह हो गया वो। और करंट लायबिलिटीज़ यानी कि जो प्रोजेक्ट के लिए हमने लोन वगैरह ले रखी है, उसका जो खर्चा वगैरह जो होता है, जो हम पे करने वाले होते हैं, तो वो सब कैश फ्लो में ही अपने आप ही देखती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जबकि फंड फ्लो में क्या होता है दोस्तों, चेंजेस इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज आर शोन थ्रू द शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कि भाई वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस शेड्यूल हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम होता है। नेक्स्ट हम बात करें एंड रिजल्ट के बारे में। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होती हैं, द कॉज ऑफ चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट शो द कॉज ऑफ चेंजिंग इन कैश, कैश में क्या चेंज हो रहा है, किस वजह से कैश में चेंज हो रहा है उसको बताती है। और यहाँ पर कॉज ऑफ चेंज नेट वर्किंग कैपिटल, कि भाई पूरी वर्किंग कैपिटल की नेट कितनी चेंजेस है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो दोस्तों इतने ही आप लोग लिख सकते हो 5 पॉइंट। तो आज की वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। तो इस तरीके से आपकी यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।